डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। खेलने का शौक मुझे हमेशा से रहा है। पहले मैं दोस्तों के साथ ग्राउंड में क्रिकेट खेला करता था, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाया करता था। लेकिन मुझे वीडियो गेम्स देखने का शौक था। मैंने अपने पिता से कहा था, मुझे वीडियो गेम ले दो ना पापा, मैं घर पर खेला करूँगा। लेकिन मेरे पिता ने लेकर नहीं दी। उन्होंने कहा, पढ़ाई में ध्यान दो, तभी तुम एक अफसर बन पाओगे। लेकिन मेरा ये शौक पूरा किया अंजू ने। अंजू के घर पर गेम हुआ करती थी। वो मेरे क्लास में पढ़ती थी और मैं उसके घर गेम्स खेलता रहता। धीरे धीरे मुझे आदत ही पड़ गई। हर शनिवार और रविवार मैं उसके घर जाता शाम के वक्त और वहाँ वीडियो गेम्स खेलता रहता। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा अच्छे थे। हम वीडियो गेम खेलते रहते और वो हमें देखते रहते। खाने की चीज़ें वहाँ पर अच्छी अच्छी मिलती थी, क्योंकि अंजू के पिता काफ़ी ज़्यादा अमीर थे। वहाँ ऐसे ऐसे फल खाए मैंने जो हमारे घर पर कभी नहीं आया करते थे। मेरी उम्र 15 साल थी और आप सोच ही सकते हैं 15 साल का एक लड़का कैसे ऐसे नए नए फलों को देखकर खुश होता होगा। लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मुझे अंजू के साथ खेलने में मिलती थी। पता नहीं कैसे धीरे धीरे उससे जब दोस्ती हुई ना, मुझे बस उसका चेहरा निहारना बहुत ज़्यादा पसंद था। मुझे नहीं पता ये बचपन का प्यार था या नहीं, लेकिन उसकी बातें सुनना, उसके साथ गेम्स खेलना हमेशा से जैसे मुझे पसंद रहा हो, ऐसा शौक बन गया था। उस शाम भी लगभग 7 बजे मैं उसके घर से वीडियो गेम्स खेलकर सीधा घर की तरफ आ रहा था। पूरी तरह से सन्नाटा था सड़कों पर। लेकिन उस दिन मैंने वो बूढ़े अंकल को मुझे घूरते हुए देखा। मैंने भी मुस्कुराकर उन्हें नमस्ते किया। आज वो कुछ अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे, हंस भी रहे थे और मुझे रोककर मुझसे बातें करने लगे। ये अंकल बड़े अच्छे हैं। कभी ये पोस्टमैन हुआ करते थे, उसके बाद जब इनकी रिटायरमेंट हुई तब से ये यहाँ पर रहते हैं। लोगों की बहुत भलाई करते हैं, लोगों की घर का काम मुफ्त में कर देते हैं। सड़कों पर पेड़ों को लगाना लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने इनसे कई बार बात करने की कोशिश तो की, पहले ये बात किया नहीं करते थे, लेकिन मुस्कुराकर कुछ जवाब ज़रूर दिया करते थे। पहली बार मेरे सामने खड़े होकर मुझसे सवाल किए जा रहे थे। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, आखिर आज इस अंधेरे में ये मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं। जैसे जैसे मेरे बारे में वो पूछते गए, समय बीतता जा रहा था और वैसे भी अंधेरा हो चुका था। मैंने बात बीच में से काटी और कहा, अंकल फिर बात करूंगा, अभी मुझे जल्दी घर जाना है। पता है ना आपको कितना अंधेरा हो चुका है। वो मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था। जल्दी से मैं घर पहुंचा और जैसे ही मैं घर पहुंचा, माँ ने आवाज़ लगा दी, संजय देख, तूने देर कर दी ना। बता, ग्राउंड में कौन सा क्रिकेट खेल रहा था? झूठ बोलता है ना तू, सच सच बता दे। मैंने कहा, नहीं माँ, मैं क्रिकेट खेल रहा था। अब मेरे दोस्त हैं ही ऐसे, जिद करते हैं, शर्त लगा लेते हैं कि देखते हैं कौन ताकतवर है, कौन कमज़ोर है, कौन अंधेरे में खेल सकता है, कौन नहीं। मेरी बारी आई हुई थी माँ, तो मुझे खेलना ही था ना। माँ ने कहा, सच बता, तू वो अंजू के घर तो नहीं गया था ना? तेरी उम्र नहीं है, देख लड़कियों के साथ मत घूमना। तू सच बता, उनके घर तो नहीं गया था? एक दिन मैंने तुझे उनके घर से निकलते हुए देखा। मैं माँ को कैसे समझाता। माना कि अंजू एक लड़की थी, लेकिन उसके परिवार वाले अच्छे थे, वो मॉडर्न थे। लेकिन मेरी माँ तो वो पुराने ख्यालातों वाली। बार बार मुझे कहे जा रही थी, देख इस उम्र में लड़कियों से नहीं मिलना है। मैं कौन सा कई सारी लड़कियों से मिल रहा था, वो मुझे थोड़ी सी पसंद थी। घर में बैठकर बस वीडियो गेम्स ही तो हम खेला करते थे। मैंने माँ को कहा हम क्रिकेट खेल रहे थे। माँ को मानना ही पड़ा। उस रात मैं किताबों में खो गया था, क्योंकि अगले दिन जैसे एक टेस्ट होने वाला था जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। पढ़ाई मैंने की नहीं थी। आज पूरी रात मैं लगाना चाहता था। 1 घंटे में मुझे नींद आ गई
हमेशा की तरह लड़के इतना ही पढ़ पाते हैं। 1 घंटा पूरा जोर लगाकर मैंने पढ़ा और अगले दिन टेस्ट में 90% मार्क्स मैं ले आया था। भले ही कम पढ़ता था लेकिन मार्क्स अच्छे आ जाते थे मेरे, और अंजू भी खुश थी क्योंकि उसके 95% आए थे। पढ़ती वो भी कम थी, गेम्स ही खेला करती थी, लेकिन फिर भी एग्जाम में उसके नंबर अच्छे आ जाया करते थे और ऐसे टेस्ट में कई बार 100 में से 100 नंबर लेकर आती थी। कुछ बातें की और फिर से शाम के वक्त मैंने उसे कहा, देखो अंजू, आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा, आज मेरे दोस्त क्रिकेट के लिए बुला रहे हैं। शनिवार को फिर से मैं आने की कोशिश करूंगा और शनिवार और रविवार हम वीडियो गेम्स खेलेंगे। अंजू जिद करती जा रही थी, नहीं नहीं, तुम्हें पता है ना, नई सीडी लेकर आई हूं मैं, अब वहाँ नई गेम खेलेंगे ना, मिलकर खेलेंगे, तुम्हारे साथ मज़ा बहुत आता है। मैंने कहा, अंजू देखो, आज नहीं, आज मेरे दोस्त ज़्यादा जिद कर रहे थे। दोस्तों की भी जिद थी तो अंजू की भी जिद थी। दोनों की जिद को पूरा करने के लिए बीच में मैं पिसने वाला था। उस शाम 7 बजे तक दोस्तों के साथ ग्राउंड में खेला और 7 बजे अंजू के घर पहुंच गया। अंजू को कहा 1 घंटा ही खेलूंगा मैं। अंजू मान गई। फिर 1 घंटा खेला, 8 बज चुके थे और भागा भागा घर की तरफ आया। मैं माँ को बहाना क्या लगाऊं ये सोचे जा रहा था और रास्ते में वही अंकल मुझे नजर आ गए। मैंने देखा वो पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, जैसे घूरे जा रहे थे। उन्हें लगा होगा उस तरफ ज़्यादा अंधेरा है, मेरी नज़र नहीं जाएगी, लेकिन मैं देख पा रहा था दूर से घूरे जा रहे हैं, मुझे ताके जा रहे हैं। मुझे घबराहट सी होने लगी और मैंने भागना शुरू कर दिया। मैं इतनी तेज़ी से भागा, इतनी तेज़ी से भागा कि वो बूढ़े अंकल पीछे ही रह गए और जल्दी से मैं घर पहुंचा। जैसा कि मुझे लगा था माँ डांटेगी, और इतने समय में मैं सोच भी नहीं पाया कि बहाना क्या लगाऊं। माँ ने डांटना शुरू कर दिया, ये दोस्तों के साथ खेलने का बहाना लगाकर अंजू के घर चला जाता है, लड़कियों के घर जाता है। अब इस उम्र में जवानी चढ़नी शुरू हो गई है, लड़कियों से मिलना शुरू कर दिया है इसने। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, वो कहा करते थे, नहीं नहीं, छोटा है, वैसे भी दोस्त है ना, क्लास में पढ़ती है, तो गेम्स खेलने के लिए अगर चला जाता है तो क्या गलत है। अब हमारे पास बजट नहीं है इसके गेम को खेलने के लिए या इसको गेम लेकर देने के लिए, अब तुम समझ सकती हो। लेकिन माँ समझ नहीं रही थी। माँ मुझे पीटना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता ने मुझे बचाया। इस तरह रात का वक्त हो गया। रात के वक्त खिड़की से बाहर मैं झांक रहा था। बार बार ख्याल मन में वही आ रहे थे, वो बूढ़े अंकल अब मुझे इस तरह घूरते क्यों रहते हैं। दिन के वक्त भी मिलते हैं तो देखने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे बात करने के लिए करीब आते हैं, छिप छिप कर मुझे घूरने लगते हैं। वैसे कोई भी आम दिन होता या आम जगह होती, शायद किसी के मन में विचार ना आते, लेकिन पिछले कुछ समय से मेरे दिमाग में एक बात हमेशा आती रहती थी। जब माँ कहती थी रात के वक्त बाहर मत जाना, बाहर तुम्हें कोई उठा कर ले जाएगा। ये बात यहाँ हर बच्चे के दिमाग में अच्छे से डाली गई थी, क्योंकि आसपास के इलाकों में पिछले 10 सालों में 15 बच्चे गायब हो चुके थे। वो कहाँ गए कभी कोई ढूंढ नहीं पाया। बाहर के अलग इलाकों में भी ऐसी वारदात कई बार हो चुकी थी। कई बार किडनैपर्स घर वालों से कुछ ना कुछ मांगते, लेकिन कई बार बच्चे ऐसे गायब होते कि कोई ढूंढ नहीं पाता। कोई किडनैपर उन्हें उठाकर ले जाता या वो खुद भागकर कहीं चले जाते, कभी पता नहीं लगाया जा सका। यह सबसे खौफनाक वारदात थी जिसके बारे में सच कभी कोई जान नहीं पाया, और शायद यही कारण था हर बच्चे के मन में थोड़ा सा भय पनपने लगा था। आगे आने वाले कुछ दिनों तक मैंने ये महसूस किया कि वो बूढ़े अंकल दूर से खड़े होकर मेरी तरफ देखते रहते हैं, जैसे उन्हें पता हो मेरे आने का वक्त कौन सा है, मेरे जाने का वक्त कौन सा है। और अब मुझे डर सा लगने लगा था। घर आकर मैंने इस बारे में माँ को बताया, तो माँ का कहना था कि वो अंकल तो बहुत अच्छे हैं, घर में कई बार आते हैं, पीछे उन्होंने सब्जियां लगाई हैं तो वो यहाँ पर सब्जियां बांटते हैं। अब जो पेंशन आती है ना, उससे भी वो हमारी इस गली में बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, और उन्हें तो जैसे यहाँ का एमएलए भी जानता है। इतने अच्छे इंसान पर तुम ऐसे शक करते हो, वैसे ही बेचारे अकेले हैं। कभी उनकी शादी हुई थी, उनकी बीवी मारी गई थी, अब उनका कोई बच्चा नहीं है, तो कभी कभी ऐसे बूढ़े लोग बच्चों को देखते हैं, अपने बचपन की याद, अपनी जवानी की यादें ताज़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे पता था
वो बूढ़े अंकल जिस तरह से देखते हैं ना, जैसे खास तौर पर मुझ में दिलचस्पी ले रहे हों। फिर मैंने आने जाने का समय बदल दिया। मैं थोड़ा जल्दी जाने लगा और जल्दी आने लगा। कुछ दिनों तक वो बूढ़े अंकल मुझे नहीं मिले, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने देखा, जब मैं 6:30 बजे भी घर की तरफ आ रहा होता ना, तब वो बूढ़े अंकल वहाँ पर खड़े हो जाते। और एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे, बच्चे 1 मिनट इधर आओ तो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन तुम थोड़ा लेट आते हो। तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें एक बैट लेकर दे सकता हूँ? मुझे उस समय थोड़ा अच्छा ज़रूर लगा, लेकिन एक बात मुझे मेरे पिता ने सिखाई है, जब भी आपको कोई चीज़ दे, वो बिना अपने फ़ायदे के ऐसा नहीं करता। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे उस आदमी पर शक होने लगा और मैंने साफ मना कर दिया। बूढ़े अंकल कहने लगे, अरे क्या हुआ, तुम क्रिकेट नहीं खेलते? पहले मैं देखा करता था तुम बैट लेकर खेलने के लिए जाते थे, और उसके बाद वो बैट धीरे धीरे टूटता गया। अब तुम बैट लेकर नहीं जाते। शायद तुम्हारे पास बैट नहीं होगा, तो मैं तुम्हें बैट लेकर दे सकता हूँ। मैंने साफ मना कर दिया और मैं वहाँ से भाग गया। पहले भले ही मैं उस बूढ़े अंकल से बात करना चाहता था, अब मुझे ऐसा लगने लगा था बड़े चिपकू से अंकल हैं, इसीलिए बात करने का मन नहीं होता। और अगले दिन उन्होंने नया बैट लिया हुआ। जब मैं घर की तरफ आ रहा, बैट को लहराते हुए कह रहे, देखो मैंने तुम्हारे लिए एक बैट लिया है, तुम इसे ले सकते हो। मैं मना करना चाहता था, लेकिन उन्होंने जिद की, मुझे बैट पकड़ा दिया और फिर कहने लगे, कभी मेरे घर आना, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊंगा। मैं किसी अनजान के घर नहीं जाता, इसीलिए वो बैट को ज़रूर मैंने लिया, लेकिन मैं घर की तरफ आ गया। घर आकर मैंने माँ को वो बैट दिखाया और कहा, वो अंकल ज़्यादा ही मुझ में दिलचस्पी लेने लगे हैं। माँ, इससे पहले मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। मेरी माँ ने कहा, तुम्हें बैट लेकर तो दिया है, इतने अच्छे तो हैं, देखो उन पर शक नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो बूढ़े अंकल नज़र नहीं आए, ना सड़क पर ना कहीं और। मुझे अब अच्छा महसूस होने लगा, लेकिन जब भी मैं उनके घर के आगे से निकलता, मुझे महसूस होता जैसे कोई मुझे देख रहा है। कहते हैं ना, छठी इंद्री हमें महसूस करवा देती है कि सर के पीछे से भी हमें कोई घूर रहा है या नहीं। अब मैं खास ध्यान रखा करता था, जब भी उस बूढ़े आदमी के घर के आगे से निकलता, मैं पर्दों को हिलता हुआ देखता। वैसे शायद किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन मेरा ध्यान बार बार जा रहा था। मुझे ऐसा लगता सच में जैसे वो मुझे अंदर से घूर रहा हो। और 1-2 बार मैंने उन पर्दों को हिलते हुए और उसका चेहरा पीछे की तरफ होते हुए भी देखा। मुझे अब उस आदमी से डर लगने लगा था, खास तौर पर इसलिए कि सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं डरता था मेरे साथ कुछ हो ना जाए। और एक दिन जब मैं उसके घर के आगे से निकल रहा था, वो पर्दे नहीं हिले और इस बार वक्त 8:30 बजे का हो गया था। आज जैसे अंजू ने मुझे बहुत समय तक रोके रखा, खेलती रही वीडियो गेम, और मैं घर जाना चाहता था, लेकिन उसने शर्त लगाई थी और उसके पिता भी हमारे साथ खेल रहे थे, तो समय ज़्यादा लग गया। उसके बाद घर आते आते देर हुई, तो वो शायद बाहर की तरफ झांक नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने तब महसूस किया एक आवाज़ सी आ रही थी उसके पीछे वाले उस गार्डन से। मैं जल्दी से उस दीवार के पीछे छिप सा गया। मुझे ऐसा लगा कहीं कोई मुझे फंसाने के लिए, कोई पकड़ने के लिए वहाँ आवाज़ तो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मैं उस दीवार के पास था ना, मुझे सिसकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ उस बूढ़े आदमी की नहीं थी, जैसे किसी बच्चे की हो, जैसे उसका मुंह बंद हो और वो सिसक रहा है। बार बार मैं ये आवाज़ सुनता रहा, तभी वो आवाज़ उस दीवार के बिल्कुल करीब से आई और फिर जैसे उस बच्चे ने कहा, मेरी मदद करो। सिसकने की आवाज़ साफ आवाज़ में कैसे बदल गई मैं जान नहीं पाया, लेकिन मुझे इतना पता लग गया, दीवार के दूसरी तरफ कोई था जो मुझसे मदद मांग रहा था। मैं भागा, मैं इतनी तेज़ी से भागा कि मेरी जान हथेली पर आ चुकी थी। घर पहुंचकर अपनी माँ को कुछ बता नहीं पाया, जल्दी से कमरे में चला गया। माँ ने बाहर से बहुत डांटा, लेकिन मैं चुप रहा। और फिर पूरी रात मैं सोचता रहा, आखिर दीवार के पीछे कौन सा बच्चा होगा? उसका अपना तो कोई बच्चा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं और से वो किसी बच्चे को लेकर आया और वो बच्चा मदद मांग रहा था। क्या करूं मैं? किसे बताऊं? अपने दोस्तों को बताऊंगा तो वो मुझ पर हंसेंगे। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा जलील करते रहते हैं। कुछ समय से मेरे अंगूठे पर चोट लगी हुई थी, ना मैं अच्छे से बॉल कर पाता था, ना बैटिंग कर पाता था,
और मेरे दोस्त चिढ़ाते थे तू लड़कियों के साथ खेलता है। लेकिन अंजू, हाँ, अंजू के साथ मैं दिल की हर बात कर पाता था। घर में माँ ने डांटा या पिता गेम लेकर नहीं देते, स्कूल में अच्छा खाना नहीं लेकर आया, अंजू मेरी बहुत ज़्यादा मदद किया करती थी। उसके सामने बात करने में ज़रा भी झिझक महसूस नहीं होती थी। अगले दिन स्कूल में मैंने अंजू को पूरी बात बता दी। इतने समय से अंजू को कुछ नहीं बताया था और अंजू कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है वो बूढ़े अंकल क्या बच्चों को चुराते हैं? क्या वो किडनैप करते होंगे? मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बच्चों को किडनैप करते हैं, लेकिन वो मुझे काफ़ी अजीब से लगते हैं। मुझे उनसे डर लगता है। मैं उनके करीब जाना नहीं चाहता, लेकिन वो छिप छिप कर मुझे घूरते रहते हैं। और उनके वो पीछे वाले गार्डन के अंदर से वो बच्चे की आवाज़, वो क्या हो सकती है? अंजू के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अंजू ने बाद में जो कहा वो एक खौफनाक जवाब था। उसने कहा, पीछे जाकर देखते हैं, देखेंगे ना पीछे कोई बच्चा तो नहीं, किसी को उसने किडनैप करके तो नहीं रखा, या उसका परिवार का कोई सदस्य बाहर से आया होगा, तो एक बार दीवार पर चढ़कर देखेंगे। मुझे पता है तुम डरपोक हो, अकेले कर नहीं पाओगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अंजू ने ये कह तो दिया। अब उसके बाद अंजू ने शर्त लगा दी, तुम डरपोक बच्चे हो, तुम लड़के नहीं, तुम असल में लड़की हो। मैं कैसे ना कर पाता, कैसे? उससे ये बातें हुई और शाम के वक्त उसके घर में गेम्स खेलने के बाद वक्त 8 बजे का हो गया था। और तब मुझे अंजू ने कहा, अब तुम 8 बजे घर की तरफ जा रहे हो, वैसे 7 बजे जाते हो, उसे शक नहीं होगा। ऐसा करते हैं, चुप करके दीवार के ऊपर चढ़कर देखते हैं अंदर चल क्या रहा है, देखें। अब अंजू को मना कौन करता, मेरे साथ थी। हम उस गली के अंदर, वहाँ कुछ ईंटें टिकाई, दीवार के पास से एक फट्टा निकला हुआ, वहाँ हमने पैर रखा, ऊपर चढ़ गए। दीवार से अंदर उस गार्डन में देखा जा सकता था और सबसे पहले तो वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी नजर आया। गार्डन में पीछे की तरफ जा रहा था। एक बड़ी बाल्टी थी, उसमें कुछ सामान था, जैसे कपड़े धोए हुए सुखाने के लिए जा रहा हो। लेकिन रात के वक्त उसके बाद वो उस बाल्टी को लेकर पीछे झाड़ियों में चला गया। उसका जो गार्डन था ना, बहुत ज़्यादा बड़ा था। हर तरह की सब्जी उसने लगा रखी थी, कई पेड़ लगा रखे थे, अंदर ही जैसे पेड़ों से पौधों से भूल भुलैया सी बना रखी थी। वो पीछे की तरफ तो चला गया, लेकिन वहाँ हमें कोई बच्चा नजर नहीं आया। कोई बच्चा होता तो आगे गार्डन में खेल रहा होता। अंजू ने कहा, तुम्हारे कान बजते हैं, पक्का तुम्हारे कान बजते हैं। बूढ़ा आदमी है, अपना काम कर रहा है, तुम्हें उस पर शक है, लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ। और ध्यान से देखो, उसे चलने में भी परेशानी होती है, बूढ़ा हो गया है ना, अच्छे से चल नहीं पाता। उसके टखने पर काम करते वक्त कहते हैं चोट लगी थी, तो वो थोड़ा लंगड़ा कर चलता है। तुम्हें ऐसे आदमी पर शक है? उसके बाद हम उस दीवार से नीचे उतरे। जैसे ही वहां से जाने वाले थे, एक बच्चे की आवाज आई, हमारी मदद करो। जैसे ये आवाज उस गार्डन के अंदर से नहीं, गली से ही आई थी। हमने पीछे मुड़कर देखा, आसपास कोई नहीं था। और उसके बाद अंजू को भागते हुए देखा। हमेशा कहा करती थी मैं किसी से नहीं डरती, बस वो आवाज़ सुनी, पीछे देखा, कोई नहीं था तो डर कर भागी। उसके पीछे पीछे मैं। मेरे घर के दरवाजे को खोलकर वो अंदर चली गई। मैं उसे कैसे समझाता, अगर मेरी माँ ने अंजू को देख लिया मुसीबत हो जाएगी। जैसे ही अंजू घर पहुंची, माँ ने अंजू का स्वागत किया, खाने के लिए सामान रखा। वो घबराई हुई थी, घबराया हुआ मैं भी था, और हमारे चेहरे उतरे हुए। माँ बात का बतंगड़ बनाए जा रही। माँ बार बार मेरे पिता के पास जाकर बातें किए जा रही। और मैं जानता था अंजू के जाने के बाद जो मेरी पिटाई होने वाली है ना, वो मैं किसी को बता नहीं सकूंगा। लेकिन अंजू को घर छोड़ने के लिए मुझे मेरी माँ ने कहा। मैं अंजू को घर छोड़ने के लिए गया, और उसके बाद जब मैं वापस आ रहा था ना, उसी घर के अंदर से पर्दे अपने आप हिले, जैसे कोई झांक रहा हो। और मुझे डर लग रहा था। मुझे ना सिर्फ डर इस चीज़ का था कि वो बूढ़ा मुझे देख रहा है झांक झांक कर, डर इस चीज़ का था कि यहाँ पर भूत है। वो बच्चे की जो आवाज़ आती है ना, जहाँ से आई थी कोई वहाँ मौजूद नहीं था। यकीनी तौर पर वहाँ कोई भूत था बच्चे का। घर पहुँचने के बाद जैसा मुझे पता था वैसा हुआ। थोड़ा सा मैं पिटा, थोड़ा सा मैं रोया, कमरे के अंदर गया, और उसके बाद मुझे शांति का एहसास हुआ। बाहर से मेरी माँ और मेरे पिता बातें किए जा रहे थे कि लड़की को घर लेकर आया है, लेकिन मैंने उन्हें अच्छे से समझाया
कि रास्ते में हमें भूत नजर आया। हम तो वैसे ही चलते हुए इस तरफ आ रहे थे। अंजू को एक किताब चाहिए थी, इसीलिए किसी तरह बात घुमाकर हम बचे। लेकिन माँ ये बात मानने को तैयार नहीं कि हमें भूत नजर आया है। असल में नजर हमें भी नहीं आया था, लेकिन हमें लगा वो आवाज़ भूत की है। अगले दिन स्कूल में हम एक दूसरे के करीब उस टॉपिक पर बात किए जा रहे थे। हर कोई हमारे करीब आता, हम चुप हो जाते। इस तरह से सबको लगने लगा था कि हमारे कुछ राज हैं जो हम छिपकर एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन बात डर की थी। क्या वो सच में कोई भूत था या नहीं? मुझे लगा था अंजू डर गई है, दोबारा वहां जाना नहीं चाहेगी। लेकिन मुझे क्या पता था, घर आकर पूरी रात सो नहीं पाई और वो जानना चाहती थी सच में वहां पर भूत है या नहीं। हम आज दोबारा जाएंगे। जब उसने ये कहा, स्कूल में मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। चेहरा मेरा उतर चुका था। मैं जानता था जब वो शर्त लगाती है ना, पीछे नहीं हटती। उस शाम लगभग 7:30 बजे फिर से हम उसी तरफ जा रहे थे और मैंने अंजू को साफ साफ कहा था, चाहे भूत दिखे या ना दिखे, मेरे घर की तरफ मत भागना, तुम्हारे घर की तरफ भागेंगे। वो बात तो मान गई, लेकिन करती वही थी जो उसके मन का होता। हम उस दीवार के ऊपर से अंदर झांक रहे। अंदर झांकते वक्त हमें इधर उधर हवा के कारण हिलते हुए पेड़ साफ नजर आ रहे। लेकिन डर था कहीं भूत नजर ना आ जाए, कुछ ऐसा ना नजर आ जाए जो हमें दिल का दौरा ही दे दे। लेकिन सामने हमें कुछ ऐसा नजर आया जो अजीब था। वह बूढ़ा आदमी जिसे चलने में परेशानी होती थी ना, वो बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा, जैसे उसके टांग में कोई दर्द हो ही ना। उसकी चाल बदली हुई थी, उसके कपड़े बदले हुए थे, अजीब से चमकदार से कपड़े पहने हुए, हाथ में ग्लव्स पहने हुए, आंखों में चश्मा पहना हुआ, वो भी जैसे धूप वाला। हाथ में कुछ और चीजें भी थी, वेल्डिंग वाली वो मशीन भी हाथ में पकड़े हुए वो ले जा रहा, जबकि कंधे पर एक झोला भी। वो पीछे उस भूल भुलैया वाले पेड़ों की तरफ गया। तभी नीचे लेटे हुए बच्चे ने हंसते हुए कहा था, मेरी मदद नहीं करोगे? वो नीचे लेटा हुआ हमें एक पल के लिए डरा दिया और हम उस दीवार से पीछे जा गिरे। नीचे गिरे थे, थोड़ी चोट लगी, लेकिन इतनी नहीं कि खून निकल आए। तभी अंजू गुस्से में आकर कहने लगी, हे पागल, कैसे नीचे लेटा हुआ है? उसने हमें देख लिया है, लेकिन हमें डरा कर रख दिया। जैसे ही हम दीवार के ऊपर चढ़े, वो बच्चा हमें दोबारा नजर नहीं आया। लेकिन हम वहां से भागे, क्योंकि अब वो बच्चा शायद उस आदमी को बता देगा और उसके बाद शायद मुसीबत हो जाएगी। मैं और अंजू के घर की तरफ भागे थे। उसे घर छोड़ने के बाद अंजू ने कहा था, अपना ध्यान रखना। मैं भी डरता डरता सहमा हुआ अपने घर की तरफ आ रहा था और तब मैंने वो आदमी के घर के पीछे दीवार पर चढ़े हुए उस बच्चे को देखा जो दूर से इशारा कर रहा था, आ जाओ, आ जाओ, मेरी मदद तो कर दो, मेरी मदद तो कर दो। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, मैं भागा अपने घर की तरफ। मुझे डर था कहीं वो आदमी मुझे पकड़ ना ले। मुझे उस पर काफ़ी ज़्यादा शक सा होने लगा है। उसकी चाल बदली हुई थी, शायद उसने अपने घुटने का ऑपरेशन करवा लिया हो, शायद इतने समय में वो ठीक हो गया हो। सवाल मेरे मन में कई उठ रहे थे, लेकिन मैं जवाब पाना भी नहीं चाहता था। मैं अपने घर गया। माँ से थोड़ी डांट मिली, लेकिन ये तो हर रोज़ का काम था। सो गया था मैं, लेकिन सपने भी मुझे उसी घर के आ रहे थे। पीछे वाली वो जगह, वो बच्चा। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि घर में कोई है नहीं, लेकिन फिर वो बच्चा कैसा? खेलने के लिए अगले दिन जब मैं 5 बजे ग्राउंड की तरफ जा रहा, पेड़ के पास वो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ, नीचे बैठा हुआ, उसने इशारा किया। मैं वहां से भागकर निकलना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था किसी मुसीबत में फंसूं। और वैसे भी यहाँ मोहल्ले के कई लोग थे, अगर वो मुझे हाथ लगाता, परेशान करता, मैं चीख देता, लोग यहाँ पर आ जाते। मैं उसके करीब गया और उसने आगे की तरफ हाथ बढ़ाया और कहने लगा, ज़रा हाथ तो दो, उठा नहीं जा रहा। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, तुम्हें पता तो है, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता। मैंने हाथ दिया, वो उठा, लंगड़ा कर चलने लगा। साफ था वो नाटक कर रहा है, बिल्कुल साफ हो गया था। लेकिन मेरी इस बात पर कोई यकीन नहीं करता। फिर मैं घबराया हुआ निकलना चाहता था, उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। कहने लगा, चलो अपने घर में तुम्हें मैं चाय पिलाऊंगा, और तुम बताते नहीं वो क्रिकेट बैट से तुमने कैसे कैसे खेला। क्रिकेट बैट लिया है, अब तुम्हें बताना होगा। मैंने उस आदमी से
ज़्यादा बात नहीं की और मैं ग्राउंड की तरफ निकल आया। लेकिन मुझे सच में उस पर शक होने लगा था। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन शायद किसी पुलिस वाले को बताऊंगा तो वो शक करेगा। इसके घर की तलाशी लेने पर शायद कुछ ना कुछ ऐसा पता लग जाए। मुझे लगता है ये बच्चों को बहला फुसलाकर अपने घर में ले आता है, पीछे गार्डन में रखता है। छिपकर रहते हैं बच्चे, जो घर वालों को पसंद नहीं करते शायद इसके पास आते हैं। हमें तफ्तीश करनी होगी, लेकिन किसी को बताने से अच्छा था खुद पहले सबूत इकट्ठे करना। मैंने जब ये बात अंजू को बताई, अंजू का कहना था तुम पागल हो, उस जगह जाकर तुम सबूत इकट्ठे करना चाहते हो, तुम पक्का करना चाहते हो, वहाँ गार्डन के अंदर जाकर इतनी बहादुरी कैसे आ गई। मैंने कहा बहादुरी की बात नहीं, बस मैं जानना चाहता हूँ। मुझे उससे डर लगता है और कोई उसके बारे में कुछ बुरा कहता नहीं। मैं बस एक बार पता कर लूँ, अच्छी तरह से पता कर लूँ, फिर पुलिस को बताऊँगा। अंजू पहले मान नहीं रही थी, लेकिन बाद में मैंने उसे मना ही लिया। वक्त 7 बजे का था। उसी गली में, उसी दीवार के पास मैं और अंजू, हम उस दीवार पर चढ़ने से पहले ये पक्का करना चाहते थे कि वहाँ पर कोई ना हो। लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी घर से बाहर टहलने के लिए निकला ना, दीवार के पास, हम तो बातें करने लगे। हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, कैसे बचें। उसे साफ हो जाएगा कि इन्हें शक है दीवार के पास हैं। तभी हमने एक दूसरे को जैसे ऐसे पकड़ा कि हर किसी को लगे कि हम किस कर रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी करीब आया, हम घबरा गए और आगे की तरफ हम भाग निकले। उसके बाद मुझे डर था कहीं उसे शक ना हो, और अगले दिन उसने जब पूछा थोड़ा डर तो कम हुआ। वो कहने लगा, बच्चे तू जवान हो गया है, लेकिन ऐसी जगह छिपकर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, तू पकड़ा जा सकता था। आजा, घर आजा मेरे, मैं तुझे बचने के तरीके बताता हूँ। जब मैं जवान हुआ करता था ना, क्या क्या करता था, तुझे कहानियाँ सुनाऊंगा। मैंने उस बूढ़े आदमी को नजरें नीचे झुकाकर मना किया और मैं भाग निकला। इसके बाद मैं और अंजू उस घर के अंदर जाने की तरकीब अब पक्के से लगाना चाहते थे। वो आदमी कब बाहर जाता है, कब घर आता है, दिन के वक्त दीवार फांदकर हम उस गार्डन में जा सकते हैं, और हमने तरीका ढूंढ लिया। सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक वो घर में नहीं होता, बाहर होता है। कोई खास काम करने के लिए या चीज़ें लेने के लिए, गार्डन में डालने के लिए, खाद लेने के लिए वो हमेशा बाहर गया होता है। उसके पास एक गाड़ी भी थी, वो गाड़ी को लेकर बाहर जाता है और उस गाड़ी की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। हम लगभग 9 बजे सुबह स्कूल बंक करके उसके गार्डन के अंदर जाने की पूरी तैयारी करके बैठे थे। हमें पता था दीवार फांदते वक्त कोई ना कोई हमें देख सकता है, और वैसे भी वो घर मेरे घर के बहुत ज़्यादा करीब है। लेकिन हम पीछे वाली गली से छिपकर वहाँ पर पहुँचे। किसी को शक तक नहीं हुआ। हमने मुंह ढांका हुआ था, स्कूल के कपड़े ज़रूर पहने थे, लेकिन मुंह ढांका हुआ किसी को पता नहीं लगता। स्कूल के बैग को हमने एक खास जगह छिपा दिया था, जहाँ से कोई उसे ढूंढ नहीं पाता। हमने जैसे ही दीवार फांदी, दूसरी तरफ घास में लेटा हुआ वो बच्चा रो रहा था और कह रहा था, मेरी मदद करो। हम वहाँ जैसे ही उसे पकड़ने के लिए, उसके करीब जाने के लिए अपने कदम बढ़ा रहे थे, वो भागा। इतनी तेज़ी से भागा कि हम उसका पीछा कर नहीं पाए, और गार्डन इतना बड़ा था। एक बच्चे को वहाँ ढूंढना बहुत मुश्किलात वाले काम थे। उसके पीछे जाते वक्त वो आगे वाली झाड़ियों में कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला। उसके बाद उसकी कोई आवाज़ नहीं आई, ना घर के अंदर से किसी बच्चे की आवाज़ आ रही थी, और हम वहाँ पर देखते ही रहे वो बच्चा कहाँ छिपा है। फिर हमें उस भूल भुलैया में आधा घंटा खंगालने के बाद एक ऐसी जगह मिली जहाँ वो बच्चा बैठा हुआ और इशारा कर रहा, नीचे, तुम्हें पता है यहाँ नीचे एक सुरंग भी है। फिर वो जैसे मिट्टी में नीचे की तरफ धंसता हुआ गायब हो गया। हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। फिर मैं अंजू को कहने लगा, अंजू भाग भाग, भूत दिखा। अंजू कहने लगी, नहीं भूत नहीं है, शायद वो कह रहा है ना नीचे सुरंग है, उसमें जाने का कोई रास्ता होगा। हमारी आंखों का धोखा है, हमें लगा वो नीचे चला गया, वहां पर दरवाजा होगा। लेकिन वहां पर सिर्फ मिट्टी थी। उस मिट्टी के अंदर वो बच्चा कैसे चला गया हमें पता नहीं लगा, लेकिन हमें भी वहां पर जाना था। जैसे ही हम वहां मिट्टी को खोदने की कोशिश कर रहे, एक तरफ लगा हुआ एक हैंडल नजर आया।
अजीब सा लकड़ी का हैंडल था। फिर हमने देखा वो जो मिट्टी थी ना, वो भुरभुरी नहीं थी, जैसे गोंद से चिपकाए गए मिट्टी के बड़े बड़े ढेले थे, हिल नहीं पा रहे। और हैंडल से जैसे ही मिट्टी को ऊपर की तरफ किया, उस पर लगी हुई घास भी ऊपर की तरफ उठ गई। दरवाजे पर इन चीज़ों को चिपकाया गया था। नीचे जाने का पूरा रास्ता था, सीढ़ियाँ बनी हुई, नीचे कुछ लाइट्स भी लगी हुई थी, यानी नीचे सुरंग है। वो बच्चा गया तो इसी तरफ है। वो बूढ़ा आदमी यहाँ बच्चों को छिपा कर रखता है शायद, लेकिन क्यों? हमें इस रहस्य को सुलझाना था। हमें लगा यहाँ कई बच्चे मिलेंगे। जैसे ही हम सीढ़ियों से नीचे उतरे, दरवाजे को ऊपर खुला ही छोड़ दिया। हम आगे बढ़ रहे थे और हमें वहाँ उस सुरंग के अंदर बच्चों के कई कपड़े मिले, कई अखबार की कटिंग्स मिली। ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर पड़ी थी जो बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही थी। कुछ तो जैसे 10 साल पुरानी थी। पुरानी अखबार के टुकड़े, कपड़े ऊपर छत पर टंगे हुए, छोटे पंखे, बड़े पंखे, बच्चों के खिलौने, बच्चों के स्कूल बैग। वहाँ ऐसी चीज़ें एक कतार में रखी हुई, जैसे एक तरफ स्कूल के बैग रखे हुए, एक तरफ कपड़े, ऊपर की तरफ लटकाए हुए बच्चों के अंडरवियर। ऐसा लग रहा था इस जगह को सजाने की कोशिश की गई है, लेकिन किसी बेवकूफ़ के द्वारा। ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, भद्दी लग रही थी। आगे हमें बच्चे के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी और उस बच्चे ने उसके बाद चीखते हुए ये भी कहा, हमारी मदद नहीं करोगे? ये कहते ही उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत हो गई। ये सुरंग काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, गार्डन बहुत ज़्यादा बड़ा था, और ये सुरंग ना सिर्फ गार्डन के अंदर तक सीमित थी, बल्कि बहुत आगे तक गई हुई। शायद आगे वाले वो खाली प्लॉट तक नीचे से ये सुरंग गई होगी। लगभग 30 फुट नीचे थी ये सुरंग, और ईंटों से ऐसे गोल तरीके से बनाई गई कि इसके अंदर जाया जा सके, बाहर आया जा सके। कमाल की बात थी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, हमारा डर भी बढ़ता जा रहा था। ऐसी सुरंग में कई बार हवा कम होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, लेकिन अंजू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगती, लेकिन उसके शब्द मेरे अंदर गुस्सा भरते। जब वो कहती, तू लड़की है क्या? मैं लड़की होकर नहीं डर रही, तू लड़का होकर डर रहा है। बस उसके कहे ये शब्द मेरे अंदर गुस्सा भरते और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगता। वहाँ पर कई कमरे थे, कई कमरे जिनके आगे ताले लगाए हुए। अंदर जैसे एक बाल्टी पड़ी थी, एक प्लेट पड़ी थी, एक गिलास पड़ा था, कुछ कपड़े। कई कमरे ऐसे थे वो कमरे काफ़ी छोटे, दरवाजे मोटे लोहे के थे, सलाखें लगी हुई उसके आगे और ताले भी बड़े बड़े लगाए गए थे। ऐसे ही लगभग हमें वहाँ पर 8 कमरे मिले। 8 कमरों के आगे एक लाइब्रेरी बनी हुई, जहाँ ढेर सारी किताबें थीं और उन किताबों के अंदर अश्लील अश्लील तस्वीरें लगी हुई। मैं और अंजू उन किताबों को देखते ही जल्द ही बंद कर चुके थे। यहाँ पर हालात काफ़ी अजीब से हो रहे, लेकिन कई किताबों के अंदर कुछ ऐसी कटी फटी तस्वीरें थीं जो भयानक थीं। उसमें कुछ किताबों में इंसानी अंगों को काटने वाली वो तस्वीरें, शरीर के कटे हुए हिस्से, बड़े बड़े फफोले, और एक में आँख को निकालने की पूरी तस्वीरें थी। कैसे एक छोटे से यंत्र से आँख को खींचकर बाहर निकाला गया। ये लगभग 9 तस्वीरें थी और हमें उल्टी आने को हो गई। किताबों को ना खोलने का ठाना हमने, लेकिन वो बच्चा कहाँ है? हमें मिल नहीं पा रहा था। बच्चा यहीं पर होगा, और यहाँ कोई और बच्चा तो है नहीं। एक एक करके हमने उन कमरों में देखा तो है, वहाँ कुछ सामान पड़ा हुआ है, गंदी सी बदबू आ रही है, उसके सिवा और कुछ भी मौजूद नहीं है। ऐसे ही देखते देखते हम एक कमरे में पहुंचे जहाँ सबसे ज़्यादा बदबू थी। वहाँ हमने देखा जैसे एक मूर्ति को बाजुओं से रस्सी से और टांगों से रस्सियों से बांधा गया हो, मुंह पर पट्टी लगाई गई हो। भद्दी सी मूर्ति थी जिससे बहुत गंदी बदबू आ रही। करीब जाकर हमें महसूस हुआ वो कोई मूर्ति नहीं थी, वो एक बच्चा था जिसकी शायद मौत हो चुकी थी। शरीर सूखा हुआ, आंखें बाहर की तरफ निकली हुई, मुंह पर पट्टी। ये देखते ही हम इतना ज़्यादा घबराए कि बाहर की तरफ भागे। एक लाश थी हमारी आंखों के सामने और हमारी सोच तक बदल गई। हमें लग रहा था वो शायद बच्चों को बहला फुसलाकर यहाँ रखता है, बाहर किसी को नहीं बताता, लेकिन ये लाश ने
हमारी सोच को बदला और हमें लगा वो बहला फुसला कर सिर्फ बच्चों को लेकर ही नहीं आता, बच्चों को शायद मार भी डालता है। लेकिन वो बच्चा जो खिलखिलाता हुआ नजर आया वो कौन है, कहाँ पर है? हमने एक आवाज़ लगाई, चलो चलो हमारे साथ, यहाँ तो एक लाश है, हमारे साथ चलो वरना तुम भी मारे जाओगे। वो बच्चा नजर नहीं आया और ना ही किसी ने जवाब दिया, जिसके बाद हम उस दरवाजे से जल्दी से भागे और उस दरवाजे को बंद करना भी भूल गए। हम दीवार फांद कर उस गली में पहुंच चुके थे। हम सीधा भागे भागे मेरे ही घर आए थे। अंजू को मैं साथ लेकर आया हूं, माँ गुस्सा कर रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने चीखते हुए माँ को कहा, माँ पुलिस के पास जाना है, पुलिस के। वो बूढ़ा अंकल साधारण नहीं है, लाश है उसके घर पे, लाश, नीचे नीचे सुरंगे हैं। मुझसे बोला नहीं जा रहा था और माँ समझ नहीं रही। माँ डांट रही थी, लेकिन मेरा गुस्सा देखकर माँ को लगने लगा कुछ तो गड़बड़ है। फिर पूरी बात माँ और पिता को बताई, जिसके बाद हम सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस वाले हम पर यकीन नहीं करना चाहते थे और तब 2 पुलिस वाले हमारे साथ जाने को तैयार थे, लेकिन उनकी शर्त थी कि ये 2 बच्चे हमारे साथ होंगे। वहाँ हम तहकीकात ऐसे करेंगे जैसे कुछ हुआ नहीं है। बच्चों की बात पर हम पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकते। जैसे ही हम उस घर के आगे खड़े थे, मेरी टांगें कांप रही थी और मैंने अंजू की कांपती हुई टांगें भी देखी थी। पुलिस वाले ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराता हुआ बाहर निकला और फिर कहने लगा, क्या हुआ? पुलिस? अरे तुमने पुलिस को तो नहीं बुला लिया? मैं बस तुमसे थोड़ी देर बात ही तो कर रहा था। देखो मैं परेशान नहीं करना चाहता था, तुम तो पुलिस को लेकर आ गए। सामने से पुलिस वाला भी बोल रहा था, माफ़ कीजिए, बस वैसे ही बच्चे कुछ शरारत कर रहे थे और फिर बच्चों ने कुछ ऐसा देखा जिससे इन्हें शक हो रहा है कि आपके घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो बूढ़े आदमी ने कहा, जी जी आप मेरे घर में देख सकते हैं। तभी पुलिस वाले ने कहा, नहीं, अच्छे से कहूँ तो घर में नहीं, आपके गार्डन में। ऐसा कहते ही वो बूढ़ा आदमी, उसका चेहरा उतर गया था, चाल ढाल जैसे बदल गई हो और उसके घूरने का तरीका बहुत डरावना था। उसकी आंखें बयां कर रही थी, वो जान गया है कि हमें पता है उसके बारे में। तब वो पुलिस वालों को कहने लगा, बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा कि पीछे क्या है, लेकिन यहाँ पर बैठिए, देखिए, आप ना नहीं कर सकते। पुलिस वाले मेरे घर में आए हैं और पहली बार तो पुलिस वाले आए हैं। पूरी ज़िंदगी मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि पुलिस वालों से पाला पड़ा हो, तो थोड़ी घबराहट हो रही है। आप बुरा मत मानिए, मैं चाय बनाता हूँ, चाय पीजिए, उसके बाद जहाँ देखना है देखिए। वो आदमी किचन में चला गया। पुलिस वाले वहीं पर बैठे थे और मैं पुलिस वालों को कह रहा, पीछे चलिए, ये कातिल है, ये चाय में कुछ डाल कर दे देगा। लेकिन पुलिस वाले मना कर रहे। वो कह रहे, कोई सभ्य आदमी को हम इस तरह से कह नहीं सकते, हो सकता है तुम बच्चों ने कुछ गलत देखा हो। पुलिस वाले हमारा साथ तो दे रहे थे, लेकिन थोड़ा डर भी रहे थे, अगर पीछे कुछ ना मिला। हमारा ये भ्रम हुआ, लेकिन हमने कहा हम तो सुरंग के अंदर तक गए हैं। पुलिस वालों को अब भी शक था। कुछ समय बाद वो आदमी चाय बना कर लेकर आया। चाय की खुशबू बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही उसने चाय सामने रखी, पुलिस वाले कितने शातिर होते हैं मैं आज समझ पाया था। उस पुलिस वाले ने इशारा करके कहा, देखिए हम आपके घर में आए हैं, आपने इतनी अच्छी चाय बनाई है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप भी चाय ना पिए हमारे साथ? वो बूढ़ा कहने लगा, अब मेरी उम्र हो गई है, इस उम्र में मैं चाय नहीं पीता, पेट खराब हो जाता है। पुलिस वाले ने कहा, थोड़ी तो पीनी होगी, आपने हमारे लिए चाय बनाई है, थोड़ी तो पीनी होगी, खुशबू बड़ी अच्छी लग रही है। वो आदमी मना करता गया। वो पुलिस वाला जिद करने लगा। आदमी ने जितना ज़्यादा मना किया, वो पुलिस वाले ने उतना ज़्यादा जिद की। फिर वो आदमी गुस्सा हो गया और कहने लगा, तुम जिद करते हो, चले जाओ, घर से बाहर चले जाओ, और किसी के घर में तलाशी लेने के लिए वारंट की ज़रूरत होती है, वारंट लेकर आओ, उसके बाद तुम घर आ सकते हो। लेकिन पुलिस वालों को शक हो गया था। वो पुलिस वाला कहने लगा, आप चाय में कुछ डालो, पता चल जाता है, हर रोज़ 4 गिलास चाय पीता हूँ, हर अलग अलग घर में जाकर मैं पहचान कर सकता हूँ साधारण चाय और जब उसमें कुछ डाला जाता है। ये हमारा काम है। आपने इस चाय में जो डाला है ना, उसकी खुशबू भी हमारे नाक तक पहुँच रही है,
ये मदहोश करने वाली खुशबू कोई साधारण चीज नहीं है, ये किसी तरह का कोई जहर है। तब वो बूढ़ा आदमी सीधा हो गया, घुटने में जैसे जान आ गई हो। वो लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक पुलिस वाले ने उसे पकड़ ही लिया। उसने दूसरे पुलिस वाले के सर पर पीछे पड़ी कांच की बोतल मारी थी और वो बेहोश हो गया। वो पुलिस वाला जब तक कुछ कर पाता, उस आदमी ने एक तरफ पड़ा हुआ चाकू उठा लिया। दूसरे पुलिस वाले के पेट में वो चाकू मारना चाहता था। तभी मुझे और अंजू को लगा हम भी बड़े हो चुके हैं, हमें कुछ करना चाहिए वरना मुसीबत हमारे ऊपर भी आएगी। उस आदमी का चाकू पकड़ते ही हमने छीन लिया। उसके बाद जो दाव पेच मुझे आते थे क्रिकेट ग्राउंड से सीखे हुए, मैं पीछे गया, उसकी गर्दन अपनी बाजुओं के बीच ऐसे दबोची कि वो पुलिस वाला थोड़ा जख्मी जरूर था, लेकिन टांगे पकड़ पा रहा और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं। 2 मिनट ऐसा हुआ, फिर वो बूढ़ा आदमी बेहोश हो गया। दूसरे पुलिस वाले ने उसे हथकड़ी पहना दी थी एक बड़े पोल के साथ बांधकर, और फिर कह रहा था, चलो बच्चे दिखाओ। मुझे शक तभी हो गया था जब ये थोड़ा टेढ़ा होकर चल रहा था। देखा मैंने, एक तरफ का घुटना सीधा था, जानबूझकर ये टेढ़ा होकर चल रहा जैसे चोट लगी है। हमें पहचान है लोगों की आंखों की, बस पता करना था, पक्का करना था। दूसरे पुलिस वाले ने और पुलिस वालों को बुलाया। जब तक वो आ पाते, हम एक पुलिस वाले के साथ पीछे गार्डन में थे, भूल भुलैया वाला वो गार्डन, लेकिन पीछे पेड़ के पास हम ले गए और खुला हुआ दरवाज़ा। उस आदमी ने पीछे आकर देखा ही नहीं था, अगर वो देख लेता शायद इसे बंद कर देता। वहां नीचे पहुंचकर उस पुलिस वाले ने कह दिया था, ये दुर्गंध मैं पहचान सकता हूं। बच्चों ऐसा करो, तुम बाहर रुक सकते हो, मैं पीछे देख कर आता हूं। हमें उस पुलिस वाले ने बाहर भेज दिया। इतने में वहां भीड़ लग चुकी थी। पुलिस वाले आ चुके थे जिनकी संख्या 30 से ज़्यादा थी। चारों तरफ उस घर को घेर लिया गया। हमें वहां पर बिठाया गया कुर्सियों पर। उस आदमी को पुलिस स्टेशन ले जाया जा चुका था। नीचे से सामान निकाला गया, इतनी बार सामान निकाला गया कि बाद में हमें घर भेज दिया। लेकिन 2 पुलिस वाले हमारे घर के आसपास थे। लगभग वहां से 16 घंटे बाद हमें जो जानकारी मिली, पूरे के पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था उसने। उस नीचे वाली सुरंग से 23 बच्चों की लाशें निकाली गई। वो आदमी ने कुबूला पुलिस स्टेशन में, जब उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। वो बच्चों को बहला फुसलाकर उन्हें किडनैप किया करता था, फिरौती मांगने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को तड़पते हुए देखने के लिए। अजीब सा शौक था उसका। वो बच्चों को अगवा करके, बेहोश करके वहां नीचे सुरंग में ले आता, उस कमरे में रखता, फिर उन बच्चों को धीरे धीरे कम खाना देता और लगभग 3 दिन बाद खाना देना बंद कर देता। बच्चे चीखने की कोशिश करते और जो बच्चे ज़्यादा चीखते वो उन्हें पीछे ले जाता, टांगता, और टांगने के बाद वो उनकी आंखें निकालता, ऑपरेशन करता, तस्वीरें खींचता और उन तस्वीरों को वहाँ उन किताबों में लगाता। फिर मरे हुए बच्चों की लाशों को एक कमरे में रखता, एक के ऊपर फेंकता जाता। ऐसे लगभग 23 लाशें मिली। वहाँ पर वो जो कपड़े थे, वो जो स्कूल बैग थे, सब मरे हुए बच्चों के थे। ऐसे इस सीरियल किलर का वो केस सुलझ पाया था। उसे कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता था, किसी को उस पर शक था ही नहीं। कहते हैं वो बच्चों का पीछा 6 महीने तक करता था, हर छोटी बड़ी आदत जान लेता था। फिर उसके बाद कई महीनों के लिए उनसे दूर हो जाता, फिर बच्चे को गायब करता। जैसे अचानक मिलकर बहला फुसलाकर एक खास दिन उन्हें दूर ले जाता ताकि किसी को शक भी ना हो। इसके बाद उन बच्चों को नीचे लेकर आता और अपनी खुशी के लिए तड़पा कर मारता। बच्चों को मरते हुए देखना उसे पसंद था, दर्द देना उसे पसंद था। उन बच्चों को इस खौफनाक तरीके से मारा था। लाशें परिवार वालों को दी गई, उनके अंतिम संस्कार करवाए गए। लेकिन मैं हमेशा अंजू को ये कहा करता कि अंजू, अगर वो आदमी पीछे से आ जाता और हम अंदर ही होते तो सोचो हमारे साथ क्या होता। और वो बच्चा जो नीचे नजर आ रहा था वो कहाँ गया? क्या वो बच पाया? क्या वो आज़ाद था? अगर आज़ाद था तो भाग क्यों नहीं रहा था? वहाँ किसी भी जिंदा बच्चे को पकड़ा नहीं गया, सब बच्चे मारे जा चुके थे। एक की मौत 1.5 महीने पहले हुई थी, वही टंगी हुई लाश। लेकिन वो बच्चे का रहस्य बनकर रह गया। तब तक
जब तक मेरे साथ वो घटना नहीं हुई। उस रात 9 बजे खिड़की से बाहर झांक रहा था मैं। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। कोई पड़ोसी जो ज़्यादा अच्छा लगता मुझे उससे डर लगने लगता। लेकिन तभी जब मैं खिड़की से बाहर झांक रहा था ना, अचानक एक बच्चा खिड़की के सामने आ गया। नीचे से कहाँ से छिपकर आगे की तरफ निकला, मैं डर गया। बच्चे ने खिड़की पर हाथ रखा, हाथ का निशान छपा और उसकी आवाज़ मेरे कानों तक पड़ी थी। ये वही बच्चा था जो उस घर में नजर आया था। मैं भौंचक्का सा हो गया और उसने बस इतना ही कहा, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। वहाँ मुझे 8-10 बच्चे पीछे खड़े और नजर आए थे और ये बच्चा धीरे धीरे चलता हुआ उन बच्चों के साथ गया और मेरी आंखों के सामने वो बच्चे धुएं की तरह ऊपर उड़ते हुए गायब हुए थे। मैं सन्न था, वहीं पर खड़ा सन्न। जो मैंने देखा उस पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। इस घटना के बारे में मैं किसी को बता नहीं पाया, लेकिन अंजू को ज़रूर बताया और हम अब भी यही मानते हैं। वहाँ जो बच्चा नज़र आता था ना, वो कोई बच्चा जिंदा नहीं था, शायद कोई मरा हुआ बच्चा था जो इंसाफ मांग रहा था, जो मदद मांग रहा था। और हमने उन लाशों को निकाल कर जैसे उन बच्चों की मदद की और शुक्रिया कह के वो हमेशा के लिए चले गए। हमारी ये कहानी किसी के लिए कोई साधारण घटना हो सकती है, किसी के लिए बस एक कहानी। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आप एक छोटा सा काम ज़रूर कीजिए। अगर आपकी उम्र कम है तो उन लोगों पर खास ध्यान रखिए जो आपके करीब आते हैं और ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। भगवान ने ज़्यादा अच्छे इंसान नहीं बनाए, हमें ऐसा ही बनाया है। हम गुस्सा होते हैं, कई बार बेमतलब किसी के करीब नहीं जाते। जब कोई ज़्यादा अच्छा बनता है समझो नाटक कर रहा है, और ऐसे नाटक करने वालों से बचना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है।